swapped out process can be swapped in as and when required, right? A process can be swapped temporarily out to a backing store and then brought in the memory for continued execution. So, in such a situation, the total physical memory of the processes can exceed the actual physical memory. Total physical memory of the processes can exceed the physical memory. That means आपने अपनी कुछ processes जिनको execute करवाना है, उन processes की binary image को यानी कि executable form में ही आपने पहले उनको main memory में रखा हुआ था. Now because of certain circumstances you need to swap it back. तो swap space में चली जाएगी वो process. हर process का अपना एक swap space भी हो सकता है और एक system wide swap area भी हो सकता है. That means जब एक process for the first time create की जाती है, ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रही हूँ. जब for the first time एक process create की जाती है तो ही उस प्रोसेस का स्वैप एरिया डिस्क पे रिजर्व करा जाता है. वो मेन मेमोरी में भी नहीं आती है, उससे पहले उसका एक स्वैप एरिया डिस्क पे रिजर्व किया जाता है, कीपिंग इन माइंड कि अगर इस प्रोसेस को स्वैप आउट होना पड़ेगा तो ये प्रोसेस कहाँ पे जाके रिसाइड करेगी, डिस्क पे. ठीक है. दिस इज नॉट जस्ट द कोड बिकॉज कोड इज अ प्रोग्राम, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस स्वैप्ड आउट ऑन टू अ डिस्क स्पेस. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट बाइनरी इमेज, its dependencies, its library files, everything being attached to the process now. It is not just the piece of code जिसको मैं program बोला करती थी और एक passive entity बोलती थी जो disk पे है. Now I am saying कि आपकी पूरी एक ही active entity बन चुकी थी. It has associated stacks, it has associated registers, it has associated libraries, dependencies and everything. So in case if it needs to be swapped back तो ये अपनी एक swap space पे जाती है. So before the process is admitted for the first time, the swap area is reserved for the process on the disk and it is kept apart from the ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जहाँ पर आपकी नॉर्मली फाइल्स वगैरह सेव होती है. वहाँ पर आपका स्वैप एरिया नहीं होता. स्वैप एरिया डिस्क में अलग से कुछ ब्लॉक्स जो है वो रिजर्व किए जाते हैं स्वैप एरिया बनाने के लिए. ठीक है. सो बैकिंग स्टोर पे, दिस इज माई बैकिंग स्टोर. बैकिंग स्टोर पर क्या होता है, बैकिंग स्टोर पे फास्ट डिस्क लार्ज एनफ टू एकोमोडेट copies of all memory images for all the users. डिस्क पे बैकिंग स्टोर पे ही बहुत बड़ा लार्ज एरिया जो है वो स्पेयर करके रखा जाता है, जो एरिया जो है वो डायरेक्ट एक्सेस देता है. डायरेक्ट एक्सेस आपको अभी समझ में नहीं आएगा. जब हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे और डिस्क की एक्सेसिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे तब जाके आपको ये डायरेक्ट एक्सेस समझ में आएगा. बट एज ऑफ नाउ आप अपना यही मान के चलेंगे कि स्वैप एरिया कहाँ पर रिजर्व किया जाता है. बैकिंग स्टोर पे ये स्पेशल एरिया रिजर्व किया जाता है और ये हाई स्पीड डिस्क का एरिया होता है. सो द स्वैपिंग वेरिएंट कैन बी रोल इन रोल आउट. स्वैपिंग वेरिएंट यूज्ड फॉर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. लो प्रायोरिटी प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट सो दैट अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड. आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. ठीक है. सो व्हेनेवर अ प्रोसेस इज बीइंग स्वैप्ड आउट और स्वैप्ड इन, द मेजर टाइम चंक व्हिच इज टेकन बाय अ प्रोसेस इज द ट्रांसफर टाइम. रिमेंबर हम लोगों ने जब भी हम डिस्क के ऑपरेशन की बात करते हैं तो हमारे 3 तरह के टाइम आते हैं, सीक टाइम, लेटेंसी एंड ट्रांसफर टाइम. याद आ गया? चैप्टर 1 नंबर 1 में हमने बात करी थी. सीक टाइम क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने का टाइम. दैट मीन्स जो आपका रीड राइट हेड होता है वो एक पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने का जो टाइम जो होता है वो कहता है आपका सीक टाइम. फिर उस पर्टिकुलर ट्रैक में उस राइट सिलेंडर और सेक्टर तक पहुंचने का जो टाइम जो होता है वो कहलाता है आपका लेटेंसी. और इसको आप हमेशा ऐसे याद रखोगे, रोटेशनल लेटेंसी. अब आपका हेड ठीक ट्रैक के, ठीक प्लेटर के ठीक सेक्टर पे पहुंच चुका है.
आपका पहले सीक टाइम होता है जो एक ट्रैक तक पहुंचता है, फिर आपका रोटेशनल लेटेंसी होती है और आपके हेड को प्रॉपर सेक्टर तक लोकेट कर देती है। आपका रीड राइट हेड जो है वो प्रॉपर सेक्टर को पॉइंट कर रहा होता है जहां से डेटा रीड या राइट किया जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इज द ट्रांसफर टाइम, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व कि सीक टाइम और लेटेंसी टाइम के कंपैरिजन में ट्रांसफर टाइम सबसे ज्यादा होता है, एंड ट्रांसफर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट और द साइज ऑफ द फाइल जिसको आपको रीड या राइट करना है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा डेटा रीड करना है, राइट करना है, उतना ज्यादा आपका ट्रांसफर टाइम होगा। ओके, so major part of the swap time is the transfer time. Total transfer time is directly proportional to the amount of memory swap. System maintains a ready queue of ready to run processes which have memory image on disk. जैसे एक रेडी क्यू आपकी वहां पर मेन मेमोरी के लिए प्रिपेयर्ड होती है, वैसे ही आपकी एक रेडी क्यू जो होती है रेडी टू रन प्रोसेसेस विच हैव मेमोरी इमेज ऑन डिस्क। समझ में आती होगी ये लाइन आपको, अगर नहीं क्लियर होती है तो मुझे बताओ। सिस्टम मेंटेन्स अ रेडी क्यू of ready to run processes which have memory images on disk. ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. whenever the scheduler, अब जैसे ही अब आपका देखो रेडी क्यू में वो सारी की सारी प्रोसेसेस हैं जिनकी मेमोरी इमेज जो है वो आपकी डिस्क पे है। हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है मेन मेमोरी में अभी 3 या 4 प्रोसेसेस हों, 2-3 प्रोसेसेस आपकी डिस्क पे पड़ी हुई हैं बिकॉज ऑफ स्वैप आउट के चक्कर में। स्वैप आउट के चक्कर में 2 प्रोसेसेस आपकी स्वैप आउट हो गई थी, बट आपकी रेडी क्यू के अंदर जो सिस्टम ने रेडी क्यू मेंटेन की हुई है वो 6 की 6 प्रोसेसेस हैं। दोबारा से मैं रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। रेडी क्यू में वो 4 प्रोसेसेस तो थी जो आपकी मेन रेडी क्यू में आपको मेन मेमोरी में दिख रही थी। इसके अलावा वो 2 प्रोसेसेस भी थी जिनकी बाइनरी इमेज डिस्क पे प्रिपेयर्ड थी। तो दैट मीन्स रेडी क्यू में आपकी 6 प्रोसेसेस हैं, यानी कि मुझे ये कहना चाहिए रेडी क्यू में वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि आपकी बाइनरी इमेज जिनकी मेमोरी इमेज जो है डिस्क पे आ चुकी होती है। दैट मीन्स वो सारी प्रोसेसेस अब रन होने को तैयार हैं, वो सारी प्रोसेसेस अब आपकी रन होने को तैयार हैं। व्हेनेवर द शेड्यूलर डिसाइड्स, अब जब शेड्यूलर की, अब रेडी क्यू में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उसके ऊपर शेड्यूलर काम करता है। शेड्यूलर ने एक प्रोसेस को डिसाइड कर दिया कि अच्छा इस प्रोसेस को अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। नेक्स्ट काम आता है डिस्पैचर का। डिस्पैचर चेक करता है कि वो प्रोसेस कहाँ पे है, क्या वो मेन मेमोरी में है या उसको डिस्क से लेके आना पड़ेगा, डिस्क से भी उसकी मेमोरी इमेज में से लेके आना पड़ेगा। प्रोग्राम नहीं है वो प्रोसेस ही है डिस्क की, क्या उसको मेमोरी इमेज से लेके आना पड़ेगा। अगर उसको मेन मेमोरी में जगह नहीं मिल रही है, वो प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं है, तो एक प्रोसेस स्वैप आउट होगी, वापस अपनी डिस्क स्पेस पे जाएगी, बाइनरी इमेज जहां पर उसकी लोडेड है वहां पे जाएगी, और एक न्यू प्रोसेस जिसको अभी अभी शेड्यूलर ने डिसाइड किया है, सिलेक्ट किया है सीपीयू पे एग्जीक्यूट करने के लिए, वो प्रोसेस की बाइनरी इमेज मेन मेमोरी में एकोमोडेट की जाएगी। रीड दिस लास्ट पैराग्राफ। Whenever the scheduler decide CPU to execute a process, शेड्यूलर डिसाइड करता है कि सीपीयू किस प्रोसेस को दिया जाएगा, इट कॉल्स द डिस्पैचर। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। डिस्पैचर का काम होता है प्रोसेस को रेडी करके भेजना। डिस्पैचर चेक्स टू सी वेदर द नेक्स्ट प्रोसेस इज इन द क्यू, इज इन मेमोरी। इफ इट इज नॉट, अगर क्यू में है, अगर वो मेन मेमोरी में है तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ इट इज नॉट, देन if there is no free memory region, और अगर कोई free memory region भी नहीं मिल रहा, dispatcher swaps out a process currently in the memory and swaps in the desired process. It then relocates the register and transfer the control to the selected process. Please read the last paragraph once. एक बार पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे? कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो मुझसे पूछोगे। ठीक था?
तो आपकी डिस्पैचर जो है वो रेडी क्यू पे देखता है कि अगर प्रोसेस को एकोमोडेट करने की जगह है तो एकोमोडेट करता है, नहीं तो एक प्रोसेस को वो स्वैप आउट करता है. एंड द सिस्टम मेंटेन्स अ रेडी क्यू ऑफ रेडी टू रन प्रोसेसेस which have memory images on disk. Okay. सो एक बारी मान लो एक प्रोसेस जो थी वो स्वैप आउट हो गई और दोबारा उसको स्वैप इन करने की जरूरत है, तो क्या वो उसी सेम पार्टीशन में लाई जानी चाहिए या उन्हीं मेमोरी एड्रेस लोकेशंस पे लाई जानी चाहिए जहां पर वो पहले थी? पहले उसकी लोकेशंस थी 1000 टू 1200, 1000 से लेके 1200 लोकेशंस थी. अभी भी क्या वो 1000 टू 1200 की लोकेशंस पे ही जाएगी या फिर किसी और लोकेशन पे जा सकती है? ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की या प्रोसेस की बाइंडिंग किस टाइम की हुई है. इफ द बाइंडिंग इज डन एट द कंपाइल टाइम, then compile time binding, if you remember, it generates an absolute code. That means the program needs to be swapped into the exact memory locations जहां के लिए उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हुआ था. याद है हमने कंपाइल टाइम की बाइंडिंग देखी थी और हमने देखा था कि ये एक एब्सोल्यूट कोड जनरेट करता है और आपका प्रोग्राम जो है वो वहीं पे ही आके सेव होगा जहां के लिए उसकी बाइंडिंग्स जनरेट की गई हैं. अगर उसकी कंपाइल टाइम की बाइंडिंग 1000 से 1200 तक की बाइंडिंग जनरेट हुई हैं तो वो उसी लोकेशन पे ही जाकर सेव होगा दोबारा. एक बार स्वैप आउट होने के बाद जब उसको स्वैप इन करने की रिक्वायरमेंट है तो वो उन्हीं लोकेशंस पे ही जाके स्वैप इन होगा. But if the bindings are done at the load time and if the type of binding is it is the relocatable code. रिलोकेटेबल कोड का मतलब क्या है? वो 1000 से 1200 पे भी जा सकता है, 1200 से लेकर 1400 तक भी जा सकता है, 1400 से लेकर 1600 तक भी जा सकता है, and so on. So instead of absolute code, a relocatable code is generated if the bindings are done at the load time. So it depends whether the bindings are done at compile time or load time. If the bindings of the program is done at the compile time, then the process must be located to the same partition from where it was swapped out earlier, because उसकी bindings उसी तरह से बना दी गई थी. The second option could be कि अगर उसकी bindings जो हैं वो आपकी कंपाइल टाइम पे नहीं की गई थी, लोड टाइम पे की गई थी, तो वो आपका एक रीलोकेटेबल कोड जनरेट करेगा जो किसी भी 0 to 0+ मैक्स वाली लोकेशंस पे रीलोकेट किया जा सकता है. इफ आई एम क्लियर और नॉट? ठीक था? Okay, so does the swap out process needs to be swapped back into the same physical address? इसका आंसर डिपेंड करता है कि बाइंडिंग कहाँ की हुई है. कंपाइल टाइम की हुई है तो yes, लोड टाइम की हुई है तो no. Okay, डिपेंड्स अपॉन द एड्रेस बाइंडिंग मेथड. ये मैंने तुम्हें समझा दिया. डिपेंड्स अपॉन द एड्रेस बाइंडिंग मेथड कि वो आपका कंपाइल टाइम की बाइंडिंग का मेथड था या वो आपका लोड टाइम की बाइंडिंग का मेथड था. मोर ओवर मैम एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग होगी तब? वो अभी मैं समझाऊंगी, अभी थोड़ी देर में आने वाला है वो भी बेटा. ठीक है मैम. एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग होगी तो भी आपका वो किसी भी पार्टीशन में जा सकता है बच्चे. सिर्फ ये कंस्ट्रेंट जो है ये कंपाइल टाइम बाइंडिंग के लिए कि अगर कंपाइल टाइम की बाइंडिंग यूज हुई है तो वो उसी पार्टीशन में जाएगा. बाकी लोड टाइम की, एग्जीक्यूट टाइम की बाइंडिंग्स हैं तो वो किसी भी पार्टीशन में या किसी भी मेमोरी एड्रेस पे रीलोकेट करवाया जा सकता है, स्वैप इन करवाया जा सकती है प्रोसेस. ठीक है? यस मैम. लेट्स से अब आपकी 2 या 3 प्रोसेसेस हैं जिनको स्वैप आउट करा जा सकता है. एक प्रोसेस है जिसको स्वैप इन करवाना है. उस स्वैप इन प्रोसेस को इस प्रोसेस को स्वैप इन करवाने के लिए किसी एक प्रोसेस को स्वैप आउट करवाना पड़ेगा. तो किस प्रोसेस को स्वैप आउट करवाना चाहिए? सो द थंब रूल इज नेवर स्वैप अ प्रोसेस विद पेंडिंग आईओ.
नेवर स्वैप अ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस को मत स्वैप करो। देखो ध्यान से सुनो, आपकी प्रोसेस है मेन मेमोरी में पड़ी हुई है, मेन मेमोरी के अंदर वो किसी आईओ का वेट कर रही है, ठीक है, वो किसी आईओ का वेट कर रही है। सो एक प्रोसेस जिसका अभी पेंडिंग आईओ चल रहा है, वो किसी आईओ के लिए वेट कर रही है, उस प्रोसेस को कभी भी स्वैप आउट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस है जो स्वैप आउट हो गई और उसने एक रीड और राइट रिक्वेस्ट जनरेट की हुई थी, डिस्क से डेटा रीड होके आ रहा था, इन द मीन टाइम वो प्रोसेस जो थी वो स्वैप आउट हो गई। सो जो डेटा रीड होके आएगा, तो वो जो इनकमिंग न्यू प्रोसेस स्वैप इन होके आई है, उसको उसके लिए तो वो रेलेवेंट है ही नहीं डेटा, और वो उसकी मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा राइट हो गया अगर गलती से, तो जो न्यू प्रोसेस आपने अभी स्वैप इन करके लेके आए हो वो करप्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर एक प्रोसेस जिसका पेंडिंग आयो था वो आपने स्वैप आउट कर दी, एज अ रिजल्ट एक नई प्रोसेस उसकी जगह पे स्वैप इन होके आ गई, और इन द मीन टाइम उसका जो पेंडिंग आयो था वो भी कंप्लीट हो गया, तो वो प्रोसेस जो आपकी मेन मेमोरी में अभी अभी आई गई है, स्वैप इन करके लाई गई है, वो करप्ट हो सकती है, ठीक है। सो इसी वजह से इट इज अ थंब रूल, नेवर स्वैप अ प्रोसेस विद पेंडिंग आईओ। Multiple versions of swapping are found in various type of operating systems. Swapping is normally disabled. Swapping normally enabled नहीं होती, disabled ही होती है. Operating system keeps a watch on the threshold amount of memory allocated. अगर आपकी 5000 let's say 4 GB की मेमोरी है, तो एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है कि कब तक आपकी स्वैपिंग जो है वो डिसेबल्ड रहेगी। लेट्स से मैंने वो रख लिया, या ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करके रखा कि 3.5 GB तक अगर आपका मेन मेमोरी एलोकेटेड नहीं है तो स्वैपिंग एनेबल मत करो, बट जैसे ही 3.5 से ज्यादा मेन मेमोरी एलोकेट होनी शुरू हो जाती है तो स्वैपिंग को एनेबल कर दो, ठीक है। सो स्वैपिंग जो है वो नॉर्मली डिसेबल रखी जाती है, मोस्टली एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है। इट इज enabled if more than threshold amount of memory is allocated, and it is disabled again once the main memory demand reduces below the threshold value, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये आपका सेल्फ स्टडी है बेटा, स्वैपिंग ऑन मोबाइल सिस्टम। ये आपका कंप्लीटली सेल्फ स्टडी होगा कि स्वैपिंग कैसे करी जाती है मोबाइल सिस्टम में। अंकिता नहीं, पल्लवी मुझे कल की क्लास में नहीं, कल तो वैसे भी आप लोगों की थियरी नहीं है, थर्सडे वाली क्लास में एक बार याद दिलाओगे कि कितने बच्चे ये पढ़ के आए हैं स्वैपिंग ऑन मोबाइल सिस्टम्स, ठीक है। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विद, कल की क्लास में हमने कंटिग्युअस एलोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था। कंटिग्युअस एलोकेशन का मतलब हमने ये देखा था कि आपकी प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी ही कहीं ना कहीं मेन मेमोरी के किसी पार्टीशन में फिट की जाएगी। अगर अच्छा, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। Main memory is usually divided into two partitions. Resident operating system usually held in low memory with interrupt vector. First point clear होता है? First point कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी ना क्लियर होता हो? ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लो एंड ऑफ द मेमोरी पे होता है। इसके अलावा इंटरप्ट वेक्टर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रखे जाते हैं। देन द यूजर प्रोसेसेस देन हेल्ड इन द हाई मेमोरी, हाई एंड ऑफ द मेमोरी पे, मेन मेमोरी में यूजर प्रोसेसेस रखी जाती हैं, जिसको हम ट्रांजिएंट मेमोरी एरिया भी बोलते हैं। ईच प्रोसेस कंटेन्स इन सिंगल कंटिग्युअस सेक्शन ऑफ मेमोरी, और हर प्रोसेस को एक सिंगल कंटिग्युअस सेक्शन ऑफ मेमोरी जो है वो दी जाती है। कल हम ये सारे एग्जांपल्स देख चुके थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रीलोकेशन रजिस्टर यूज्ड टू प्रोटेक्ट यूजर प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर। ये सारी कहानी यहाँ से आएगी। ये सारी कहानी हम पहले भी देख चुके हैं कि हर प्रोसेस को एक लिमिट रजिस्टर और बेस रजिस्टर की वैल्यू दी जाती है। जब भी कोई भी मेमोरी लोकेशन के लिए सीपीयू से रिक्वेस्ट आती है, इट इज चेक्ड अगेंस्ट द लिमिट रजिस्टर एंड द रीलोकेटेबल, यानी कि आपकी ये बेस वैल्यू और लिमिट वैल्यू से ऐड की। देखो दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ। सीपीयू से एक एड्रेस जनरेट होके आया,
अगर वो एड्रेस जो है वो लिमिट रजिस्टर से अगर ज्यादा था तो आपको वो प्रोसेस रिक्वेस्ट जो है वो आगे रीलोकेशन रजिस्टर पे जाएगी, रीलोकेशन रजिस्टर से वो ऐड होके वो मेन मेमोरी पे मैप होगी। सो बेसिकली हो क्या रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने एक रीलोकेशन रजिस्टर बना दिया। जैसे आपने एज्यूम किया आपका प्रोग्राम जो था वो 0000 से लिखा हुआ है, बट आपका एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो 1400 से लिखा जाना है। आपका प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी में 1400 ऑनवर्ड्स लोकेशन पे है। सो a request for 23 will be mapped to 1400 plus 23. It will be mapped to 1400 plus 23. So 1400 is the value of the relocation register कि अब आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो मेन मेमोरी में कहाँ पर रीलोकेट किया जाएगा. So this mapping is done using relocation register. Relocation register used to protect user processes from each other and from changing the operating system code and data. ये लाइन हमें समझ में आती है कि जो रीलोकेशन का जो रजिस्टर जो होता है ये इंश्योर करता है कि एक प्रोसेस अपनी विद इन बाउंड्रीज के ही जो एड्रेसेस हैं उनको एक्सेस कर सकती है, रीड कर सकती है, राइट कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है. डन. सो the base register contains the value of the smallest physical address. मान लीजिए एक प्रोसेस को 1000 से 1200 का मिला है तो बेस में 1000 होगा. So it contains the value of the smallest physical address. Limit contains the range of the logical addresses. ये हम देख चुके थे लिमिट के अंदर क्या होता है. And memory management unit MMU इस लॉजिकल एड्रेस को या वर्चुअल एड्रेस को, जिसको मैं वर्चुअल एड्रेस भी बोलती हूँ, लॉजिकल एड्रेस या फिर वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस या मेन मेमोरी के एड्रेस पे मैप करता है. This MMU, which is known to be memory management unit, it maps the logical address to the physical address on the disk. ठीक है. ओके ये वाली स्क्रीन हम काफी हद तक कल की क्लास में देख चुके थे. डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है कि आपको डायनेमिक पार्टीशनिंग दिखाई हुई है. डायनेमिक पार्टीशनिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम था और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ट्रांजिएंट मेमोरी एरिया में प्रोसेस 5, प्रोसेस 8 और प्रोसेस 2 रखे हुए थे. प्रोसेस 8 वकेट हो गई, उसकी जगह प्रोसेस 9 आ गई. प्रोसेस 9 के बाद एक प्रोसेस 10 आ गई और अभी भी एक फ्री स्पेस बचा हुआ है जिसको मैं होल बोलती हूँ और वो किसी और न्यू प्रोसेस के लिए एलोकेट किया जा सकता है. सो मल्टीपल पार्टीशनिंग एलोकेशन की जब मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में बात कर रही हूँ तो मैं डायनेमिक पार्टीशनिंग की बात कर रही हूँ. एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग के केस के अंदर द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लिमिटेड. अच्छा ये जो देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग स्टैटिक में कितनी होगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग स्टैटिक पार्टीशनिंग में कितनी होगी? कम बोले तो जितने नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे सिर्फ उतने. If there are n partitions, then only n number of processes can be accommodated. If there are n, पर जबकि डायनेमिक पार्टीशनिंग के अंदर since the partitions are carved and created at run time, so degree of multi programming can be also वेरिएंट एंड डिपेंडेंट एट रन टाइम की रन टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसेस हैं तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो जाएगी और अगर छोटी छोटी प्रोसेसेस हैं तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी. नीचे वाले डायग्राम में ही देखो बिल्कुल जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर दी हुई है उसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 3 है, जबकि जो राइट हैंड साइड में जो एक पिक्चर दी हुई है उसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 4 हो गई और अभी भी एक होल बचा हुआ है जिस होल के अंदर एक प्रोसेस जो है फिट की जा सकती है. पर जबकि यही एक स्टैटिक पार्टीशनिंग होती है और उसके अंदर 3 ही पार्टीशंस मैंने बनाए होते तो चाहे आपकी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो रही होती, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन के बाद भी आपकी जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो फिक्स रहती 3 की. ठीक है.
नेक्स्ट लाइन जो आपको दी हुई है वो वेरिएबल साइज की पार्टीशनिंग या डायनेमिक पार्टीशनिंग की बात की हुई है. वेरिएबल पार्टीशनिंग sizes for efficiency size of a given process needs. That means variable partitioning या dynamic partitioning में partition का size आपके process के size पे depend करता है और आपका जो थोड़ा बहुत बच जाता है that means the block of available memory which is left out that is known to be a whole. ठीक है. When a process arrives, it is allocated memory from the whole larger enough to accommodate it. Process exiting frees its partition and adjacent free partitions are combined together or coalesce together. इस लाइन का क्या मतलब है? सेकेंड लास्ट. अगर सेकेंड लास्ट लाइन पॉइंट क्लियर होता है तो मुझे बताओ, नहीं क्लियर होता तो भी मुझे बताओ. Feel free to ask. देखो प्रोसेस एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला डायग्राम देखो. प्रोसेस 10 के साथ में थोड़ा सा होल्स बचे हुए हैं. दैट मीन्स एक टेक एन एजम्पशन कि वो 50 का होल था एक, और प्रोसेस 10 जब इवैक्यूएट होती है या डीएलोकेट होती है तो वो 50 और प्रोसेस 10 ने लेट्स से 70 लिया हुआ था, तो 70 प्लस 50 मिलके एक बड़ा चंक ऑफ 120 होल्स का क्रिएट हो जाएगा. So whenever a process is leaving a partition, adjacent free partitions are combined. अब क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, अब चल सकते हैं आगे. ठीक है. सो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस आ रही होती हैं, मेन मेमोरी में प्रोसेसेस आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, तो आपके बहुत सारे बीच बीच में एलोकेटेड पार्टीशंस बन जाते हैं और बहुत सारे आपके फ्री पार्टीशंस भी बन जाते हैं. कल के एक एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारी मेन मेमोरी जो है वो इस तरह से फ्रैक्चर्ड हो गई है, फ्रैगमेंट हो गई है कि बीच बीच में कहीं पे 20 बचा हुआ है, कहीं पे 30 बचा हुआ है, कहीं पे 40 बचा हुआ है. अगर मैं उस सारे को कंबाइन कर देती हूँ तो एक बहुत बड़ा सा चंक बन जाएगा. बट क्योंकि मैं उसको कंबाइन नहीं कर रही हूँ तो 20, 30, 40, 30, 30, 20 बीच बीच में पड़े हुए हैं, जिनको मैं कंबाइन अगर वैसे इनका टोटल करूं तो दैट कम्स आउट टू बी अ ह्यूज नंबर, जिसमें मैं एक या दो प्रोसेसेस को अकोमोडेट कर सकती हूँ. बट क्योंकि वो सब स्कैटर्ड पड़ा हुआ है तो कंटिग्युअस एलोकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग आई कैन नॉट यूटिलाइज दोज इंटरस्पर्स्ड होल्स. हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट माई लाइन? यस मैम. चल सकती हूँ आगे? ठीक है. Yes, और ये भी कल हमने देख लिया था. फर्स्ट फिट देख लिया था, बेस्ट फिट देख लिया था, वर्स्ट फिट देख लिया था. इन जनरल हमने ये देखा है, जब हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे तब भी तुम ये रियलाइज करोगे कि फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जो होता है दैट गिव्स द बेटर स्पीड एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन एज कंपेयर टू योर फर्स्ट फिट एल्गोरिथम. तो बेस्ट फिट जो होता है बेटर स्टोरेज यूटिलाइजेशन देता है. हम अपनी लैब क्लासेस में भी देखेंगे ये चीज. ठीक है. ओके. इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? पहले इंटरनल से स्टार्ट करोगे. मैम बेसिकली लाइक इंटरनल फ्रैगमेंटेशन फॉर एग्जांपल लाइक मैम फॉर एग्जांपल के लिए एक प्रोसेस को जो है अकोमोडेट किया हमने, लाइक लेट्स सपोज कि 150 का था और हम फर्स्ट फेज से कर रहे हैं, और मतलब हम जो फर्स्ट प्रोसेस था उसमें हमारे पास 170 के की जो थी केबी की जो स्पेस मेमोरी थी वो हमारे पास अवेलेबल थी. सो वी कैन अकोमोडेट दैट. तो 150 के हो गया. तो मैम एंड हमारे पास दो प्रोसेस है जो कि 5 का है. तो उसमें क्या होता है कि वी कैन अकोमोडेट दोज प्रोसेस ऑल्सो इन दैट, बिकॉज हमारे पास जो 150 अकोमोडेट करने के बाद 20 केबी का बचा था, तो मतलब हमने 5 का अकोमोडेट कर लिया P2 को, एंड प्रोसेस P3 को फिर से हमने कर लिया, तो हमारे पास वी हैव लेफ्ट विद 10. मतलब मैम उसमें जो मेमोरी जो होल क्रिएट हो रही है वो लाइक इस तरह से है कि वी कैन अकोमोडेट जो भी हमारे पास प्रोसेस आ रहे हैं इजीली. बट मैम जैसे बेस्ट फिट में होता था कि हम क्या करते थे कि लाइक उसमें जो है कि बेस्ट फिट हम टाइटेस्ट फिट की जो है वी सर्च फॉर द टाइटेस्ट फिट की एंड वी अकोमोडेट दैट प्रोसेस.
अकॉर्डिंग टू जो कि बेसिकली सबसे ज्यादा मैच कर रहा हो. लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ 100 KB, तो वी विल सर्च फॉर जो कि इससे ज्यादा सबसे ज्यादा मैच करता हो. लाइक लेट्स सपोज अगर 120 है और 140 है, तो वी विल अकोमोडेट आवर प्रोसेस इन 120. तो मैम उससे क्या होता था कि फॉर एग्जांपल के लिए 30 60, तो मैम जो मेमोरी होती थी हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह से फ्रेगमेंटेड पार्ट में बचती थी, बट वी कैन नॉट यूज देम. लाइक अगर हमारे पास कोई लेट्स सपोज 30 और 60 का अगर हमारे पास मेमोरी एलोकेशन बचा है मैम, एंड वी आर बेसिकली हमें कोई प्रोसेस चाहिए जिसकी 90 की हो. पहले मेरी बात सुनो. पहले मुझे ये बताओ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता कहाँ पे है? स्टैटिक पार्टीशनिंग में, डायनेमिक पार्टीशनिंग में? मैम स्टैटिक स्टैटिक पार्टीशनिंग में नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड. दैट मीन्स इन एनी पार्टीशन, तुम्हारे वाली एग्जाम्पल पे मैं आती हूँ जो तुमने जहाँ से स्टार्ट किया था. यू सेड दैट देयर इज अ प्रोसेस जिसको की रिक्वायरमेंट 150 KB की थी, बट द पार्टीशन विच इज अवेलेबल दैट इज 170. सो 150 के बाद जो 20 विद इन अ पार्टीशन जो मेरा बच जाता है, that becomes my internal fragmentation. राइट. दैट मीन्स पार्टीशन के अंदर ही, क्योंकि पार्टीशन तो मेरा फिक्स है, पार्टीशन के अंदर ही जो मेरा स्पेस बच रहा है विच आई कैन नॉट यूटिलाइज फॉर एलोकेटिंग एनी अदर प्रोसेस, तो ये आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती. एक और सिनेरियो सोचो, मान लो तुम्हारी ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, ठीक है, और ये तुम्हारी डायनेमिक, आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड. मान लो ये तुम्हारी स्टैटिक पार्टीशनिंग ना होती और ये तुम्हारी डायनेमिक पार्टीशनिंग होती, तो आपका क्या कार्व किया जाता? पहला पार्टीशन 150 का कार्व होता और उसके बाद 20 का होल बच जाता. तो उसके अंदर 5 + 5 की अगर 2 प्रोसेसेस एकोमोडेट होनी होती तो वो एकोमोडेट की जा सकती थी. उसके बाद भी जो एक छोटा सा 10 का जो होल बच गया है, दैट बिकम्स योर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि आपकी जो मेन मेमोरी जो है वो बीच बीच में छोटे छोटे यूज्ड और अनयूज्ड एरियाज में डिवाइड हो गई है. दैट बिकम्स योर फ्रेगमेंटेशन. सो जब मैं स्टैटिक पार्टीशनिंग की बात करती हूँ तो वो आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देता है, और जब मैं डायनेमिक पार्टीशनिंग की बात करती हूँ तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देता है. एंड बोथ आर सीवियर प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्टैटिक के अपने ड्रॉबैक्स एंड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स हो रही है, पार्टीशन के अंदर का साइज वेस्ट हो रहा है, और उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो मेमोरी जो होती है वो छोटे छोटे होल्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है कि आप उसको इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर पाते हो. डन. सो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से हमको कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हमारी मेन मेमोरी में फ्रेगमेंटेशन ना हो, नीदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, पहले इंटरनल और एक्सटर्नल की डेफिनेशन को पढ़ लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं. मैम एक्सटर्नल मतलब हमारे पास स्कैटर्ड है. एक्सटर्नल दैट मीन्स मेरे पास स्कैटर्ड है. देखो इंटरनल में बच्चे बार बार बोल रही हूँ, पार्टीशन और उसके अंदर का जो प्रोसेस का मिसमैच है वो तभी हो सकता है जब आपका पार्टीशन जो है वो स्टैटिकली फिक्स्ड हो, जब आपका पार्टीशन का साइज जो है वो फिक्स्ड हो. और आपका डायनेमिक पार्टीशनिंग जब होती है तो प्रोसेसेस होल्स के बीच बीच में अकोमोडेट होती हैं आके, बट एज अ रिजल्ट आपकी बहुत छोटे छोटे चंक इंटरस्पर्स्ड हो जाते हैं मेमोरी के अंदर. तो और अगर मैं उनको कंबाइन कर दूं तो एक वो मेजर चंक बना सकते हैं अगर मुझे एलोकेशन करनी हो तो. बट क्योंकि वो इस तरह से मेमोरी में डिवाइडेड है और मैं कंटिग्यूअस एलोकेशन की बात करती हूँ, कंटिग्यूअस मीन्स प्रोसेस पूरी की पूरी एक साथ इकट्ठी एलोकेट की जाएगी, तो इस वजह से मेरी कंटिग्यूअस एलोकेशन स्कीम्स जो हैं वो इतनी अच्छी यूजफुल नहीं रहती हैं. अगर मुझे इस फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करना है देन देयर आर 2 ऑप्शंस. वन इज कॉम्पैक्शन and the other is non-contiguous memory allocation. अगर मुझे इस fragmentation को avoid करना है then first is compaction and the second one is your non-contiguous memory allocation. Compaction का क्या मतलब है कि आप रन टाइम पे
क्या कर रहे हो? आप खुद सोचो कि आपके बीच बीच में होल्स क्रिएटेड हैं, तो व्हाट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड? तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? जब बीच बीच में होल्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो व्हाट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड कि क्या करना चाहिए? प्रोसेसेस को एक एंड पे शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि सारे के सारे होल्स जो है वो दूसरे एंड पे शिफ्ट हो जाएं। टेक्निकली तो यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस मैम। ठीक है। यस मैम, यस बट आप खुद सोच के देखो बेटा, ये बोलने में कितना आसान है और सोचने में और करने में कितना डिफिकल्ट हो, क्योंकि एक प्रोसेस मेन मेमोरी में किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे पड़ी हुई है और उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि वो रन टाइम पे वो उस मेमोरी लोकेशन से हट के किसी और मेमोरी लोकेशन पे चली जाए और उसका फिर एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू हो जाए। यही चीज चाहती हूँ मैं एक प्रोसेस को उसकी उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से रीलोकेट करके कहीं और फिट करना चाहती हूँ, एंड दिस टाइप ऑफ रीलोकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द बाइंडिंग्स आर डन एट एग्जीक्यूशन टाइम। क्योंकि आपकी जो कंपाइल टाइम की या जो आपकी लोड टाइम की जो बाइंडिंग्स जनरेट हुई होती हैं, वो प्रोग्राम्स को आप रन टाइम पे मूव नहीं करवा सकते। सो कॉम्पैक्शन एक जो तरीका है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज ऑल द बाइंडिंग्स शुड बी डन एट द रन टाइम। डायनेमिक बाइंडिंग्स होनी चाहिए, देन ओनली द प्रोसेस फ्रॉम वन सेट ऑफ एड्रेस लोकेशंस कैन बी शिफ्टेड टू अनदर सेट ऑफ एड्रेस लोकेशन एट रन टाइम। समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है? मेरे को अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटाना है तो कंपैक्शन को यूज करना पड़ेगा। कंपैक्शन से क्या करना है? शफल मेमोरी कंटेंट टू प्लेस फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक। The simplest compaction algorithm is to move all the processes towards at one of the memory and all the holes moving in the other direction, producing one large whole of the available memory. But this can be very expensive, and it is possible only if the relocation is dynamic and done at execution time. How many of you are clear? ठीक है। यस मैम। द अदर ऑप्शन कुड बी, अब मैंने देख लिया कॉम्पैक्शन ऑल्दो है, बट कॉम्पैक्शन भी ऐसी ऑप्शन नहीं है कि हमेशा ही, क्योंकि जरूरी नहीं है सारी की सारी बाइंडिंग्स जो हैं वो आपकी कंपाइल टाइम पे और लोड टाइम पे ना करके रन टाइम पे करी हुई हो। सो द अदर ऑप्शन कुड बी यूज द नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। दैट मीन्स प्रोसेस को पूरा का पूरा एज अ होल चंक की बजाय उस प्रोसेस के मल्टीपल चंक्स ब्रेक कर लो और उन टुकड़ों को जो छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं उनमें फिट करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, ऑल्दो मैं अभी यहीं पे स्टॉप करूंगी क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंटेशन स्टार्ट होगा। सेगमेंटेशन इज अ प्रीटी लेंथी टॉपिक और उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही कवर अप करवाऊंगी, बट मैं सिर्फ उसका एक डायग्राम दिखा के तुम्हें छोड़ रही हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि जो हमारी फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम थी वो दो तरीके से सॉल्व हो सकती है। वन इज द कंपैक्शन एंड द अदर वन इज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और उस नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए कि लेट्स से यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अ प्रोग्राम कैन हैव अ सब रूटीन, अ स्टैक, अ सिंबल टेबल, एक एसक्यूआरटी का फंक्शन, एक मेन प्रोग्राम एंड सो ऑन। मान लो ये आपका एक लॉजिकल एड्रेस है या आपका एक लॉजिकल आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कि प्रे प्रोग्राम में ये होगा। सो इंस्टेड ऑफ मैंने इस पूरे के पूरे यूजर स्पेस को एक साथ मेन मेमोरी में रखने की बजाय मैंने उन सारे सेगमेंट्स को अलग अलग जगह मेन मेमोरी में रखा है। सो मैंने क्या अचीव किया? नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सो इससे एडवांटेज क्या होगी? इवन इफ द स्मॉलेस्ट स्पेस इज अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, 5 KB 10 KB भी अवेलेबल होगा, तो वो 5 KB 10 KB भी किसी छोटे से सेगमेंट को डालने के लिए यूज हो सकता है। कोई बड़ा होल है तो वहां पे 3 डाल दो, कोई छोटा सा होल है तो वहां पे 2 डाल दो एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ गया? So in our tomorrow class we will be starting with non-contiguous memory allocation schemes, right? Answer to your roll calls.